PMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, उनका स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। SPMIS एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं वो अपने आंसर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन जो है दैट इज अ केस स्टडी विच इज रेलिवेंट फॉर योर एथिक्स पेपर। आपको पता है आपके एथिक्स पेपर में 125 मार्क्स की केस स्टडीज ही आने वाली हैं एंड जनरली ईच ऑफ दिस केस स्टडीज फ्रॉम is of 15 marks or 20 marks. Now in this session I am going to discuss one case study with you. मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं केस में क्या है। केस स्टार्ट होता है ये बताने से, बोलता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर हैं, यू आर अ डेप्यूटी कमिश्नर इन वन डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट में यहां पर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इंटरव्यूज करने हैं और एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है आशा वर्कर की पोस्ट के लिए। आपको पता है जो आशा होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनका काम होता है कि जो रूरल एरियाज में या फिर जो अर्बन एरियाज में भी जो विमेन होती हैं उनको जाकर के काउंसलिंग करना, उनको बताना कि प्रेगनेंसी के लिए क्या करना है, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या करना है। ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय आशा वर्कर। अगर इस बारे में आपको ज्यादा जानना है कि आशा वर्कर की सारी क्या ड्यूटीज होती है, यू कैन रेफर टू 27 अप्रैल 2020 न्यूज़पेपर, जहां पर सत्यजीत सर ने डिस्कस करा है अच्छे से कि आशा वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कमिंग बैक टू द केस स्टडी, तो केस स्टडी में बोला गया है कि एज अ डेप्यूटी कमिश्नर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट निकली है, आशा वर्कर की एक जॉब निकली है, जहां पर आपको इंटरव्यू लेना है कैंडिडेट्स का और आपको एक सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। अब आपको बताया जाता है कि जिस दिन आपने इंटरव्यू लेने वाले थे उसी दिन वहां का जो लोकल MLA है वो आपके पास आता है और आकर के बोलता है आपको कि एक पर्टिकुलर लेडी है, एक औरत है जिसको आप ये आशा की जो जॉब निकली है इसको आप दे दें उस जॉब को और बाकी कैंडिडेट्स को आप ओवरलुक कर दें विदाउट इवन सीइंग देम, आप बस उसी एक औरत को दे दें जॉब। जब आप उस जो लेडी है जिसको MLA लेके आया है उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो लेडी एलिजिबल तो है, वो सारी बेसिक जो जरूरतें होती हैं वो सारी वो पूरी कर रही है। MLA आपको ये भी बताता है कि उस लेडी को इसलिए भी जॉब दे देनी चाहिए क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो सोल्जर था और वो वॉर में शहीद हो गया था, ही वॉज मार्टर्ड इन अ वॉर, और इस वजह से कंपैशनेट ग्राउंड पर मतलब सहानुभूति के आधार पर उस लेडी को भी जॉब दे देनी चाहिए। इसके बाद आपको केस स्टडी बोलती है कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, यू हैव 3 ऑप्शंस जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप MLA की बात को इग्नोर कर दीजिए और जो भी आपने इंटरव्यू का तरीका बनाया था, जो आपका प्रोसेस था, आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए। दूसरा ऑप्शन आपको देता है कि आप अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से बात करिए और उनकी राय लीजिए, उनकी गाइडेंस लीजिए कि क्या करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन देता है कि आप उस लेडी को अपॉइंट कर दीजिए क्योंकि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पॉसिबल्स होते हैं और आप उसको कर दीजिए। इसके बाद केस आपको बोलता है कि आपको और भी अपनी तरफ से कोई और अगर पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास में तो आपको वो भी बताना है कि अगर कोई और पॉसिबल ऑप्शन हो। इसके बाद केस आपको बोलता है कि इन सारे ही ऑप्शंस को इवैल्यूएट करिए। जब भी किसी चीज को इवैल्यूएट करना होता है तो आप उसके मेरिट्स देते हो, डीमेरिट्स देते हो, मतलब आप उसको जस्टिफाई करते हो कि भाई अच्छा क्या है और बुरा क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो बोलता है केस आपको कि आप इवैल्यूएट करिए इन सारे ऑप्शन को और उसके बाद बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है, जो आपको फाइनली करना चाहिए, वो आप बताइए और उसके रीजंस भी दीजिए। तो ये आपको ओवरऑल केस स्टडी बोल रही है। नाउ आई वांट कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस केस स्टडी को पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे इस केस स्टडी को प्रोसीड करना है। केस स्टडी में प्रोसीड करने से पहले सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मुझसे कुछ लोगों ने YouTube पर भी पूछा था कि सर केस स्टडीज डिस्कस करिए, तो मैं उन लोगों को भी एड्रेस कर रहा हूं और बता रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले आप केस को अच्छे से पढ़ लेते हो, आप देखते हो केस में क्या है और कोई भी ऐसी बात अज्यूम नहीं करते हो जो स्पेसिफाइड नहीं है।
और अगर करते भी हो, अपनी तरफ से कुछ अज्यूम भी कर रहे हो, तो उसको बताओ कि दैट कैन ऑल्सो हैपन, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट यू डू नॉट अज्यूम कि ऐसा तो होगा ही होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो आप कभी भी मिस नहीं करते हो। जो एक बात लिखी है वो मिस आप नहीं करते, उसके लिए जरूरी है आप अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे यहां पर केस पढ़ने के बाद आप में से कुछ लोगों को शायद लगेगा कि जो वैकेंसी निकली है आशा वर्कर की वो ज्यादा है, लेकिन अगर आप केस को पढ़े तो उसमें लिखा है सेलेक्ट अ कैंडिडेट। अ कैंडिडेट लेने का मतलब है केवल एक आशा वर्कर की वैकेंसी है इस डिस्ट्रिक्ट में जिसके लिए इंटरव्यू चल रहा है। तो बहुत जरूरी है आप केस को अच्छे से पढ़ें और सारी चीजों को अच्छे से समझें। आप समझ लें इस केस में क्या है, आपको 3 ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना है, वो इस केस में बोला जा रहा है। आपको और भी पॉसिबल ऑप्शन जो हैं वो भी मांगा जा रहा है केस में, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आप बताइए और उसके रीजंस भी स्पेसिफाई करिए। तो ये 3 चीजें आपसे इस केस में पूछी जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे इस केस को स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज है, किसी भी केस को स्टार्ट करते टाइम आप अपनी क्लैरिटी के लिए, जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए, आप उस केस के जो की स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब वो महत्वपूर्ण लोग जो उस केस से जुड़े हैं, वो आप सब लिस्ट डाउन कर दीजिए और उनके क्या पर्सनल इंटरेस्ट हैं बहुत छोटे 1-1, 2-2 लाइंस में ही क्लियरली मेंशन कर दीजिए। यहां पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है सबसे पहले मैं खुद हूं, दैट मीन्स मैं जो डिप्टी कमिश्नर हूं, ये मैं खुद इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हूं। मेरा काम है कि मुझे सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, और बाकी जो सिलेक्शन करते टाइम जो भी मेरी जॉब है, जैसे मैं एक डिप्टी कमिश्नर हूं, मेरी जो जॉब है उसकी कुछ वैल्यूज है। वैल्यूज क्या है कि मुझे हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को टॉप में रखना है, मुझे डिलीजेंटली अपना काम करना है, मुझे करप्शन नहीं करना है, नेपोटिज्म नहीं करना है, ये मेरे काम में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑल दीज आर पब्लिक सर्विस वैल्यूज। ये इसके बारे में अगर आप एथिक्स में पढ़ चुके हैं, आप नोलन कमिटीज की वैल्यू पढ़ चुके हैं, एथिक्स के सिलेबस में पब्लिक सर्विस वैल्यूज है, तो उन्हीं सारी वैल्यूज को हमेशा हमें अपहोल्ड करना पड़ता है। आपको उन वैल्यूज को हमेशा टॉप में रखना होता है, और एज अ डिप्टी कमिश्नर जो भी अच्छी वैल्यूज हैं, आपको ऑनेस्टली काम करना है, आपको कुछ भी पब्लिक के अगेंस्ट गलत नहीं होने देना है, करप्शन नहीं करना है, इन सब वैल्यूज के साथ ही आपको मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। तो मेरा इंटरेस्ट तो ये है, द फर्स्ट स्टेक होल्डर, उसका इंटरेस्ट ये है। द सेकेंड स्टेक होल्डर इज द लेडी। इसका इंटरेस्ट है कि इसको ये जॉब चाहिए, क्योंकि इसका हस्बैंड जो था वो इस देश के लिए शहीद हो गया था, और तो और वो एलिजिबल भी है, तो उसको इसलिए जॉब चाहिए। थर्ड है एमएलए। एमएलए लेडी की हेल्प करना चाहता है, बट एमएलए हेल्प करने के चक्कर में, इन द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग दैट लेडी, ही इज ऑल्सो प्रेशराइजिंग अ सिविल सर्वेंट टू ओवरलुक द अदर कैंडिडेट। मतलब एक जो तरीका एस्टैब्लिश है, जिस तरीके से हमें इंटरव्यू लेकर के एक सही आदमी को सिलेक्ट करना है, वो सिविल सर्वेंट को प्रेशराइज कर रहा है, जिसमें वो बोल रहा है यू नीड टू ओवरलुक द अदर कैंडिडेट एज यू कैन सी हेयर बाय ओवरलुकिंग द अदर कैंडिडेट। मतलब एमएलए बस काम करवाना चाहता है, वो इस बात को ध्यान नहीं दे रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये स्टेक होल्डर हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, these are the other candidates who are going to appear in the interview, and these candidates are important because they also want the job, but they are there to appear in an interview क्योंकि वो मेरिट के आधार पर जॉब चाहते हैं, वो किसी का फेवर नहीं चाहते हैं, उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा है और इसीलिए वो जॉब को लेना चाहते हैं। सो दीज आर द अदर कैंडिडेट। तो आप समझ गए हैं कि 4 कैंडिडेट है और चारों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो एक बार जब आपके मन में स्टेक होल्डर जब क्लैरिफाइड हो जाते हैं, तब आपके लिए आसान होता है केस को समझ पाना। दूसरी चीज केस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि प्रॉब्लम क्या है, केस में एथिकल डिलेमा क्या है। देखिए, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है तब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अगर कहीं पर एथिकल डिलेमा है, मतलब दो एथिकल वैल्यूज के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, जहां पर समझ में नहीं आ रहा है क्या सही चीज होगी करने के लिए, तो वैसी डिलेमा की सिचुएशन जो है वो हमें जरूर मेंशन कर देनी चाहिए कि क्या डिलेमा है। पहला डिलेमा है ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स वर्सेस द पर्सनल एथिक्स का। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स मतलब है कि मी एज अ डेप्यूटी कमिश्नर आई हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सिविल सर्विसेज, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं।
ये मुझे फॉलो करने हैं। लेकिन मेरे पर्सनल एथिक्स हैं कि मुझे एक हेल्प करनी चाहिए उस विमेन की, क्योंकि मे बी उसका हस्बैंड जो है वो वॉर में डाइड है और उसको मिलनी चाहिए नौकरी। ये मेरे पर्सनल एथिक्स हो सकते हैं। दूसरा मेरे पास एथिकल डिलेमा है मेरिटोक्रेसी वर्सेस कंपैशन। मतलब वो सारे कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू देने आए हैं और वो मेरिट के आधार पर जॉब चाहते हैं, उनको मेरिट के आधार पर ही मिलना चाहिए, या फिर वो कैंडिडेट जो कंपैशन के आधार पर जॉब चाहता है क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो वॉर में मर गया था। तो आप समझ सकते हैं क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक कैंडिडेट इसलिए जॉब मांग रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरा हस्बैंड इस देश के लिए शहीद हुआ था इसलिए मुझे मिलनी चाहिए, और दूसरा बोल रहा है कि मैं इसलिए मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मैं मेरिटोरियस हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। सो इन दोनों के बीच में भी डिलेमा है। मुझे नहीं पता होता है कि दोनों में से किसको चूज करना चाहिए, सबसे अच्छे को चूज करना बेटर है या वो जिसका हस्बैंड जो है वो शहीद हो गया है देश के लिए। सो दैट इज अ सेकंड डिलेमा, मेरिटोक्रेसी वर्सेस द compassion. And the third ethical dilemma is that there can be a chance of nepotism because this MLA has informed me that वो जो लेडी है उस लेडी का हस्बैंड शहीद हो गया था, तो मुझे पता नहीं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है नेपोटिज्म कराने की कोशिश कर रहा हो, और वो सिर्फ उसी दिन आया है जिस दिन इंटरव्यू थे, तो मुझे प्रेशराइज भी कर रहा है वो, तो हो सकता है नेपोटिज्म भी हो सकता है। तो ये सब तीन डिलेमा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे पता नहीं है इन तीनों डिलेमा में करेक्ट चॉइस क्या होती है। अब जब एक बार आपने स्टेक होल्डर लिख दिए हैं, आपने एथिकल डिलेमा लिख दिया है, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन तीन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना और देखना क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज इग्नोर द एमएलए एंड प्रोसीड विद द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसके मेरिट क्या है, इसकी अच्छाइयां क्या है। देखिए, अगर मैं एमएलए की बात नहीं सुनूंगा तो डेफिनेटली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स हैं, मतलब एज अ डेप्यूटी कमिश्नर, एज अ सिविल सर्वेंट, जो भी मेरी आसाम सरकार के प्रति जो मेरे काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको मैं हमेशा ऊपर रखूंगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम करने का जो सही तरीका है, जहां पर मुझे अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टली करना चाहिए, मुझे इंटीग्रिटी पे हमेशा बिलीव रखना चाहिए, वो सब काम मैं बहुत ही अच्छे से करूंगा। दिस इज द फर्स्ट मेरिट। द सेकेंड मेरिट इज कि अगर मैं एमएलए को इग्नोर कर देता हूं तो बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प होगा, क्योंकि वो मेरिट के आधार पर जॉब चाहते हैं। सो दिस इज द टू मेरिट्स ऑफ दिस इफ दिस ऑप्शन। The demerit of this option is that I will be ignoring the compassionate ground of that lady. वो लेडी जिसका हस्बैंड जो है वो शायद इस देश के लिए शहीद हो गया था, उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एमएलए की बात नहीं सुनूंगा तो एमएलए मुझे सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर करवा देगा। आपको पता है पॉलिटिकल पावर है, ही कैन एक्सरसाइज दैट पॉलिटिकल पावर। मुझे यहां पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमें सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर होने का डर है। हमें कभी भी आपको ये नहीं लिखना है अपने केसेस में कि हमें मेरी जो पर्सनल ग्रोथ नहीं होएगी या ये नहीं होगा, उसके बारे में नहीं लिखना होता है कि मुझे एमएलए का फेवर नहीं मिलेगा। ये सब बातें मत लिखिए, एमएलए का फेवर नहीं मिलेगा। आप ये लिख सकते हैं कि आपको सस्पेंड करा जा सकता है या ये डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लेकिन ये मत लिखिए कि एमएलए के साथ मेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी या मुझे पर्सनल फेवर नहीं मिलेगा। ये नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आपका काम नहीं है किसी पॉलिटिशियन के साथ दोस्ती करना या उसके साथ पर्सनल रिलेशंस बनाना। दैट इज नॉट कंसीडर्ड गुड, इसलिए आप ये सब बातें नहीं लिखेंगे। लेकिन यहां पर डीमेरिट में जो मैंने लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाना क्यों डीमेरिट है, वो इसलिए डीमेरिट है क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर हो गया तो मैं कभी ये बात डिस्कवर ही नहीं कर पाऊंगा कि क्या एमएलए नेपोटिज्म कर रहा था, क्या वो किसी तरीके से उस लेडी को अनड्यू एडवांटेज देना चाहता था। सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी द राइट थिंग। सो दिस इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। लेट अस क्विकली गो टू द सेकेंड ऑप्शन, जहां पर बोला गया है कि आप अपने सीनियर से मदद लीजिए और पूछिए क्या करना चाहिए। इसका मेरिट है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स फॉलो करूंगा। व्हाई दिस विल हैपन? बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर बोलता है वो सही होता है। आपको पता है सिविल सर्विसेज में आपने पता है कि जो सीनियर ऑर्डर करता है उसको मानना होता है, सीनियर सही बातें बताता है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मेरे
सीनियर ने कुछ मुझे ऐसी बात बोल दी, जैसे अगर सीनियर ने बोल दिया एमएलए की बात मान लो, तो फिर से उन कैंडिडेट्स जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत हो जाएगा। दैट विल बी अ डीमेरिट इन दिस केस, अगर उन कैंडिडेट्स के साथ गलत हो रहा है। एक और मेरिट है सीनियर की बात सुनने का कि अगर सीनियर की कही बात पर ही चलोगे तो अपने अंदर किसी भी तरीके का जो अपना कॉन्शियंस है वो क्लियर रहेगा। अपने आप को आप दोष नहीं दोगे, आप बोलोगे कि जो सीनियर ने बोला वही सही है। आप खुद को दोष नहीं दोगे कि मैंने कुछ गलत करा। तो ये अपना जो अपना कॉन्शियंस है उसको आप साफ रख लोगे। बट अगेन डीमेरिट भी इसका है कि नेपोटिज्म तो तब भी हो रहा है, विच इज अ रॉन्ग थिंग। आ जाते हैं ऑप्शन 3 पर। ऑप्शन 3 में बोल रहे हैं कि उस लेडी को कंपैशन के आधार पर उसको नौकरी दे देनी चाहिए। इसका मेरिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि वो एमएलए सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हो सकता है उसने उस लेडी से कुछ पैसे लिए हो, जिसको बोलते हैं कि सरकारी नौकरी दिलाने के लिए पैसे लेना, मनी अगेंस्ट गवर्नमेंट जॉब स्कैम। आपको सबको पता है, ये काफी कॉमन चीज होती है हमारे आसपास, हमने बहुत सुना है कि सरकारी नौकरी मिल जाती है पैसे देने पर, करप्शन होता है। तो इसका ये भी हो सकता है कि एमएलए ने शायद कुछ ऐसा करा हो। नेपोटिज्म भी हो सकता है। मेरिट, जो बाकी जो कैंडिडेट्स है वो मेरिट के आधार पर जॉब चाहते हैं, उनको मिलेगा नहीं, तो वो उनका भी प्रॉब्लम उनको भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन के साथ कोई अच्छाई नहीं है, सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। अब आते हैं कोई अपना दूसरा ऑप्शन देते हैं। यहां पर एक और 4th ऑप्शन मैं दूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि ये सबसे बेस्ट कैसे है। 4th ऑप्शन में मैं बोलूंगा कि अगर एमएलए ने बोला है कि वो जो लेडी का हस्बैंड वॉर में डेड हुआ है, अगर वो शहीद हुआ है, मार्टर है, तो सबसे पहली बात इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। एमएलए ने जो बात बोली है कैसे होगी भाई? जो लेडी है अगर वो बोल रही है उसका हस्बैंड है, तो उसको मांगा जाए कि आप प्रूफ दीजिए। आपको पता है वॉर में जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी जो वाइफ होती है, उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ बेनिफिट भी मिल जाते हैं, साथ में सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। गवर्नमेंट उनको बहुत बार और भी सहायता देती है। तो बहुत जरूरी है उस लेडी से पूछा जाए कि आप प्रूफ दीजिए कि आपका हस्बैंड सही में वॉर में मार्टर हुआ था या नहीं हुआ था। अगर वो प्रूफ दे पाती है तो इस तरह से जो अपने एमएलए का क्लेम है उसको मैं वेरीफाई कर लूंगा कि एमएलए सही बात बोल रहा था या झूठ बात बोल रहा था। दूसरी बात, एक बार जब लेडी ने प्रूफ दे दिया उसके बाद भी इंक्वायर करा जाना बहुत जरूरी है कि क्या उस लेडी को कहीं और एडवांटेज तो नहीं मिल चुका है। आपको पता है बहुत बार हमारी सरकारें जो लोग डेड हो जाते हैं उनके फैमिली मेंबर्स को कंपैशनेट ग्राउंड पर ऑलरेडी कोई जॉब दे देती हैं। जॉब दिया जाता है, मकान दिया जाता है, पेट्रोल पंप तक दिया जाता है। सो मेनी बेनिफिट्स आर गिवन बिकॉज देयर लव्ड वंस हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर दिस कंट्री विच इज द सुप्रीम सैक्रिफाइस। तो इस वजह से सरकारें उनको बहुत हेल्प करती हैं। अब अगर उस लेडी को ऑलरेडी कोई जॉब मिल चुकी है तब तो ये बहुत ही गलत बात है कि एमएलए के थ्रू वो दूसरी जॉब भी करना चाह रही है और गवर्नमेंट से बेनिफिट पा रही है। आपको पता है आशा का काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम होता है। आशा वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उनको सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और इस वजह से अगर वो लेडी ऐसा करने की कोशिश कर रही है दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। तो ये सेकंड जरूर होना चाहिए। तीसरी बात ये मुझे करनी है कि मुझे बिल्कुल एक सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही रोबस्ट और रिगरस बनाना है। मतलब मैं एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाऊं कि इंटरव्यू में एटलीस्ट ये चीजें होनी चाहिए या इंटरव्यू में इतने नंबर होने चाहिए। आपसे अगर 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं तो इतने नंबर हो, इसका ये बेसिक आंसर कर पाए, जिससे एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी होना चाहिए। आपको पता है फाउंडेशनल वैल्यूज में एक बेसिक वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिविटी। मतलब आप किसी एक फिक्स्ड क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, आप सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं रखते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिविटी यहां भी होनी ही चाहिए। तो ये 3 चीजें मुझे करनी है। दिस इज माय 4th सजेशन। द अदर जो ऑप्शनल सजेशन है, मेरा नया ऑप्शन है, वो ये है। अब आ जाते हैं इसके आधार पर क्या होगा। ये सजेशन देने के बाद पर अब देखते हैं कि इसके बेसिस पर मुझे करना क्या है। मुझे ये करना है कि अगर उस लेडी का क्लेम करेक्ट है, मतलब सही में उसका हस्बैंड जो है वॉर में शहीद हुआ था और उसके अंदर कुछ मेरिट भी है, उसके इंटरव्यू में कुछ बेसिक नंबर उसके आ गए हैं, कुछ मेरिट थोड़े बहुत इतने आ गए हैं कि उसको माना जाए
कि हाँ ये काम तो कर ही सकती है, तब उसको जॉब दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कंपैशनेट ग्राउंड्स भी है, मोर ओवर उसके अंदर थोड़ा मेरिट भी है, तो इसलिए उसको जॉब दे देनी चाहिए। अब अगर उसके इंटरव्यू में ही इतने नंबर नहीं आ पाए, कुछ बेसिक नंबर जितने मिनिमम चाहिए जिसके आधार पर माना जाए कि हाँ वो आशा वर्कर हो सकती है, अगर उतने भी नहीं आ रहे हैं तो उसको किसी दूसरी जॉब में प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास कंपैशन का ग्राउंड है, तो इस वजह से उसको दूसरी जगह पर प्रेफरेंस मिल जानी चाहिए। अब एक और ऑप्शन हो सकता है, एक और तरीका, एक और सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है उसका क्लेम इनकरेक्ट हो, मतलब वो झूठ बोल रही है और उसका हस्बैंड नहीं डेड हुआ है किसी भी वॉर में। इन दैट केस अगर तब भी उसके पास हाईएस्ट मेरिट हो, अगर उस जो लेडी है वो सबसे अच्छी हो इंटरव्यू में, तब भी उसको जॉब दे देनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि एमएलए ने आकर के आपसे झूठ बोला था, लेडी ने कभी भी आपको आके झूठ नहीं बोला था। तो अगर लेडी ऐसा कोई प्रूफ नहीं प्रोड्यूस कर पाती है कि उसके जो हस्बैंड है उसने डेड हुआ था जाकर के वॉर में, तब भी वो बोल सकती है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, नेताजी ने कुछ ऐसी बात बोल दी है, एमएलए साहब गलत बोल रहे हैं। तो अगर वो फिर भी मेरिटोरियस है तब भी उसको नौकरी दे देनी चाहिए। दूसरी बात, बट इस केस में आपको एक बात जरूर इवैल्यूएट करनी चाहिए कि अगर एमएलए आपसे आकर के ये बोल रहा है कि उसका हस्बैंड जो है वो वॉर में डेड हुआ था, बहुत जरूरी है आप एमएलए के ऊपर इंक्वायरी बिठाइए कि आप एक पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सो आपको इंक्वायरी स्टैब्लिश कर देनी चाहिए एमएलए के एक्शन पर कि उन्होंने गलत करा। इस तरीके से हमारी सारी डिलेमास जितनी भी केस में प्रेजेंट हुई हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, नेपोटिज्म और करप्शन भी नहीं हो पाएगा, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज हैं, जो इंटीग्रिटी है, वो भी रह पाएगी। एंड द बेस्ट कैंडिडेट और अ गुड कैंडिडेट एटलीस्ट विल गेट द जॉब ऑफ एन आशा वर्कर, और जिस तरह से आशा वर्कर का काम भी अच्छा होगा, समाज का भी सबसे बेस्ट होगा। आपने देखा किस तरह से हमने केस को ब्रेक डाउन करा अलग अलग पार्ट में, हर एक केस का आंसर करा है, हर एक पॉइंट का। आपको भी ऐसे ही करना है। बहुत से लोग इस केस को पैराग्राफ में लिखना चाहेंगे। अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहें आप पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन आप हर एक ऑप्शन को स्पेसिफिकली बताइए, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि ये जो 3 ऑप्शंस दिए हैं या आपका कोई खुद का ऑप्शन है, उसके क्या अच्छाई है, क्या उसकी बुराई है, कैसे आपने इवैल्यूएट करा है, आप सेपरेटली पैराग्राफ में बताइए। कुछ लोग अगर इसको केवल पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, सेपरेट कर करके अच्छे से आप इसको पॉइंट पे लिखिए। एथिक्स केस स्टडी लिखने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता है कि आप पॉइंट में लिखेंगे या पैराग्राफ में लिखेंगे, जैसे आपको सही लगता आप वैसे लिखिए, बट जरूरी है आप क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करें। सो ये था हमारा आज का केस। दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।